কই না ওগুলো জমাই আমি। हाँ, तो आइए आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका, एक सेकेंड का, वो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क आपको कहाँ देखने को मिलता है? मैं ज़्यादातर मैग्नेटिक डिस्क आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक है, सीओए का टॉपिक है। इसमें आपको मैग्नेटिक डिस्क देखने को मिलता है। अब देखो मैग्नेटिक डिस्क है क्या, ये पहले समझ लो। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करता है? ये बेसिकली डेटा को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसके आर्किटेक्चर को हम समझते हैं। ठीक है, अब इसके जो आर्किटेक्चर हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। टेक्निकल हम लोग यहीं पे लिखेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसा होता है, आइए समझते हैं। आर्किटेक्चर, मैग्नेटिक डिस्क का आर्किटेक्चर आपका कैसा होता है? आइए देखिए, हमारा जो मैग्नेटिक डिस्क है, डिस्क को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं? डिस्क को हम लोग प्लेटर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा डिस्क है, हमारा डिस्क कुछ ऐसा दिखता है। अब इस डिस्क को हम प्लेटर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्लेटर्स कैसा होता है? बेसिकली प्लेटर्स आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेटर्स क्या होता है? आपके दो सरफेसेस के कलेक्शन को हम प्लेटर्स कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला पहला सरफेस है और ये वाला दूसरा सरफेस है। ठीक है, ये दो सरफेसेस हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्लेटर्स। इन दो सरफेसेस के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्लेटर्स। ठीक है, प्लेटर्स कहते हैं। ओके, अच्छा अब देखो, अब डिस्क को हम लोग क्या करते हैं? प्लेटर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हर एक प्लेटर में क्या रहता है? ठीक है, ये एक प्लेटर हुआ, ये एक प्लेटर हुआ। अब देखो प्लेटर्स में क्या होता है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, प्लेटर्स हमें समझ में आ गया। अब देखो प्लेटर्स में क्या होता है? प्लेटर्स को हम और फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? प्लेटर्स के अंदर कुछ ऐसे निशान होते हैं। ठीक है, ऐसा टाइप का, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ट्रैक्स। ये जो भी आपको निशानें दिख रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ट्रैक्स। ठीक है, इन्हें हम ट्रैक्स कहते हैं। ये जो प्लेटर्स आपको दिख रहे हैं, प्लेटर्स के अंदर ये जो निशान है, ये सारे आपके क्या है? ट्रैक्स हैं। ठीक है, अब इन ट्रैक्स को, हर एक ट्रैक को हम क्या करते हैं? सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे सेक्टर में डिवाइड करते हैं? इसको मैं एक दूसरे कलर से दिखाऊँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो आपको दिख रहे हैं, जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये होता है आपका सेक्टर्स। ठीक है, ये होता है आपका सेक्टर। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इन चीज़ों को हम बोलते हैं सेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको हम बोलते हैं सेक्टर। तो हमें क्या पता चला कि सेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? ट्रैक। ट्रैक्स का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? प्लेटर्स। ठीक है, और ये जो है, ये सेक्टर सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न है डिस्क का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, इससे स्मॉल और कोई डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है देखते हैं। ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है सिलेंडर, बस आपको एक दफ़ा समझ लेना होगा क्या है सिलेंडर। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो सारे ट्रैक्स हैं उन ट्रैक्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर रेडियस के हिसाब से अगर हम ट्रैक्स को कंबाइन करें तो हमें जो हम देखने को मिलेगा वो आपका सिलेंडर हो जाएगा। जैसे देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा चीज़ को। मान लीजिए मेरे यहाँ पे एक ट्रैक ऐसा है, अरे नहीं दूसरा कलर से करता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रैक है। ठीक है, और इसके अंदर एक ये एक ही ट्रैक है मान लेते हैं। अब इसको हम लोग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको सेक्टर्स में डिवाइड करूँ
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा है कि नहीं, ऐसा ऐसा है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए आपके पास और एक ट्रैक है, मान लीजिए आपके पास और एक ट्रैक है, कुछ ऐसा दिखता है ट्रैक, ये ट्रैक है, मान लो इसके भी कुछ सेक्टर्स हैं, ये हुआ। फिर मान लेते हैं हमारे पास एक और ट्रैक है, मतलब एक और ऐसा प्लेटर है, इसको हम प्लेटर बोलते हैं। प्लेटर के अंदर ये जो मैंने बनाया ये ट्रैक है, तो यहाँ पे भी आपके क्या है, कुछ सेक्टर्स जैसे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक स्पिंडल से कनेक्टेड है, ठीक है। स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल ये वाली चीज़ होती है, देखो स्पिंडल क्या होती है, ये वाली चीज़ होती है, यहाँ से ये जाती है, यहाँ से ये जाती है, एक सेकंड, फिर यहाँ से ये तो ये जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पिंडल। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पिंडल। अब देखिए, अब बात आती है कि ये सिलेंडर कैसे बन गया। तो अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस चीज़ को जॉइन करूं, ठीक है, तो मैं एक कलर ले लेता हूं, ये कोई एक कलर ले लेता हूं, ये वाला नहीं बोला है। तो इसको अगर हम लोग मान लो जॉइन करते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से अगर हम जॉइन करें, तो ये एक सिलेंडर टाइप का आपको लग नहीं रहा है, ये एक आपको सिलेंडर टाइप का लग रहा होगा। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं सिलेंडर, इसी चीज़ को हम सिलेंडर कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम सिलेंडर कहते हैं। ओके, अब चलो यहाँ पे क्या होता है, एक अब इसके डायग्राम को हम और बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। अभी इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वो भी हम समझेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे और एक चीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं आर्म असेंबली, ठीक है। आर्म असेंबली कैसा दिखता है, देखिए ऐसा कुछ दिखता है आपका, एक ऐसा लाइन टाइप का होगा, ऐसा। मैं इसको ऐसे थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि सुंदर लगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो ये आपका जो है, ये आपका आर्म असेंबली है, ठीक है। और ये आर्म असेंबली के साथ, आर्म असेंबली से कुछ ऐसे डंडे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे डंडे कनेक्टेड रहते हैं। तो वो डंडा मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए कैसे होते हैं डंडे कनेक्टेड। मान लो यहाँ पे एक डंडा कनेक्टेड है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऊपर, मतलब एक सरफेस के ऊपर भी कनेक्ट रहता है एक डंडा, और एक डंडा सरफेस के नीचे भी कनेक्टेड रहता है कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे भी एक डंडा इस सरफेस के ऊपर कनेक्ट रहेगा, फिर एक डंडा यहाँ पे इसके नीचे भी कनेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक स्टिक टाइप का जो है वो ऊपर भी एक कनेक्टेड रहेगा, और एक आपका नीचे भी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। एक ऊपर कनेक्टेड रहता है, एक नीचे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सुंदर कर देता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ एक तो है। हाँ, तो ये जो आपके जो डंडे हैं, जो आर्म असेंबली से सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं रीड राइट हेड, रीड राइट हेड, इस चीज़ का नाम है रीड राइट हेड, ठीक है। ये जो डंडे हैं सारे, इनको हम क्या बोलते हैं, रीड राइट हेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रीड राइट हेड है, इसका यूज़ क्या है, ये रीड राइट हेड का यूज़ है, डिस्क से हम डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रीड राइट हेड है, ये वाला आपका क्या है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये है आपका रीड राइट हेड, ठीक है। अब इस हेड को क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर जाना पड़ेगा। और जाने के बाद
उस ट्रैक के उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो डेटा है वो जब उस रीड राइट हेड के नीचे से पास करेगा तब वो डेटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली कैसे आएगा, मान लो मुझे ये वाला यहाँ पे जो डेटा है, मैं मान लेता हूँ इसको इस कलर से करता हूँ, मान लो कि यहाँ पे जो डेटा है ये वाला मुझे ये रीड करना है। तो अगर मुझे ये वाला डेटा रीड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डिस्क के इस पर्टिकुलर सेक्टर को घुमाना पड़ेगा इस साइड में, ताकि ये रीड राइट हेड के नीचे आ जाए। राइट, तो अगर ये रीड राइट हेड के नीचे आ जाएगा तो हम उसको रीड कर पाएंगे। राइट, तो हम उसको क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो रोटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस सेक्टर में जो डेटा है अगर मैं उसको रीड करना चाहता हूँ तो मुझे इस सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे रोटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो प्लेटर के दो सरफेस होते हैं, एक होता है आपका टॉप सरफेस और दूसरा होता है बॉटम सरफेस। ठीक है, तो ये दोनों सरफेसेस जो है वो दोनों ही सरफेसेस आपके डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हर एक सरफेस का अपना अलग सा रीड राइट हेड होता है। ठीक है, यही तो मैं बताया आपको। इस सरफेस, ये वाला जो सरफेस है इसका एक अलग सा रीड राइट हेड है, अगले सरफेस का भी एक रीड राइट हेड है, उसके बाद वाले सरफेस का भी एक अलग सा रीड राइट हेड है। तो जितने सरफेसेस है सारे के अपने रीड राइट हेड होते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो, अब एक ये डायग्राम आप ये देख लो, ये काम आएगा। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है आपका क्या, वो है आपका डिस्क एक्सेस टाइम। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, बहुत ही अच्छा ड्राइंग था, बहुत कलरफुल ड्राइंग था, मुझे मिटाते हुए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। तो अब जो देखेंगे वो है आपका डिस्क एक्सेस टाइम। ठीक है, डिस्क एक्सेस टाइम। सो आराम से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं, आराम से हम लोग इसको पढ़ भी लेंगे और इसको ख़त्म भी कर लेंगे। तो देखो क्या है डिस्क एक्सेस टाइम, हम किसे कहते हैं। एक तो पढ़। तो डिस्क एक्सेस टाइम आपका क्या है, देखिए डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। टाइम टेकन बाय द डिस्क टू सर्विस एन IO request is called disk access time। इसका मतलब क्या है, बेसिकली किसी भी IO रिक्वेस्ट को, किसी भी, मैं दूसरे रंग से दिखाता हूँ आपको, किसी भी IO रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जो डिस्क हमारा जितना टाइम लेता है उसे हम बोलते हैं डिस्क एक्सेस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो डिस्क एक्सेस टाइम को कंट्रीब्यूट करते हैं, या डिस्क एक्सेस टाइम आपके कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो डिस्क एक्सेस टाइम आपके किस कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो हमें देखने होंगे। ठीक है, डिस्क एक्सेस टाइम कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका सीक टाइम। इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, अभी के लिए बस नाम देख लो। ठीक है, फिर है रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है। फिर क्या है डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा ट्रांसफ़र रेट, मैं इसको DTR करके लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह कम है ना। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट हो गया। फिर क्या है कंट्रोलर ओवरहेड, इसको मैं CO नाम से लिख देता हूँ। और क्यूइंग डिले, ठीक है, क्यूइंग डिले, क्योंकि जो IO रिक्वेस्ट है वो क्या होते हैं, एक क्यू में रहते हैं, ठीक है। एक के बाद एक जो सबसे पहले जो IO रिक्वेस्ट आता है वही सबसे पहले सर्व्ड होता है, जो कि क्यू का है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो इसीलिए जो आपका IO रिक्वेस्ट सबसे लास्ट में क्यू में है तो उसको क्यूइंग डिले का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको क्यू के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपका जो है रिक्वेस्ट बाकी के IO रिक्वेस्ट सर्विस नहीं होते हैं तब तक वो क्यू के अंदर ही बैठा रहेगा, उसके पास और कोई रास्ता है नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक हो जाएगा आपका सीक टाइम, फिर आपका हो जाएगा रोटेशनल लेटेंसी, फिर आपका हो जाएगा डेटा ट्रांसफ़र रेट, ठीक है, आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट, फिर आपका कंट्रोलर ओवरहेड,
और क्यूइंग डिले, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अच्छा, अब हम लोग सीक टाइम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सीक टाइम, ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो 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 सीक टाइम के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सीक टाइम क्या है। सीक टाइम, सीक टाइम क्या है, इसको ड्राइंग से भी समझने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सीक टाइम होता है आपका टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू reach the desired track is called seek time, ठीक है। अब समझते हैं इस चीज़ को। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू रीच द डिज़ायर्ड ट्रैक, मतलब जो रीड राइट हेड है उसको डिज़ायर्ड ट्रैक में पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं सीक टाइम। अब इसको ड्राइंग से समझेंगे। मान लो मेरे पास एक डिस्क है, कुछ ऐसा आपका डिस्क है, ठीक है। मान लो आपके पास कुछ ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स को मैं बनाता हूँ ऐसे। एक ही प्लेटर है, मान लेते हैं, एक ही सरफेस है। तो ये हमारा पहला ट्रैक है। 5 मिनट, ठीक है, ये हमारा पहला ट्रैक है। फिर क्या है, नेक्स्ट हम दिखाते हैं। ये मान लो हमारा दूसरा ट्रैक है। फिर मान लो हमारा दूसरा एक कलर से कर लेता हूँ मैं, ये सही है। मान लो ये हमारा तीसरा ट्रैक है। अब मान लेते हैं हमारा जो रीड राइट हेड है, अच्छा मान लेते हैं ये वाला आपका जो है डिस्क असेंबली है। कहाँ गया ये वाला, इस कलर से दिखाता हूँ। मान लो ये हमारा जो है डिस्क असेंबली है और यहाँ से आपका एक रीड राइट हेड यहाँ से एक निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको एक दूसरे कलर से दिखाता हूँ। मान लो यहाँ से एक रीड राइट हेड निकला हुआ है, हाँ, यहाँ से एक रीड राइट हेड आपका निकला हुआ है जो इसको ऊपर से पॉइंट कर रहा है, इस आउटर मोस्ट ट्रैक को, और एक नीचे से भी आपका निकला हुआ है जो कि इस आउटर मोस्ट ट्रैक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मान लो कि मुझे इस ऑरेंज ट्रैक से इस ग्रीन ट्रैक तक जाना है, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो हमारा रीड राइट हेड है, पहले वो ऑरेंज ट्रैक से जाएगा, फिर वो इस रेड कलर के ट्रैक से जाएगा, फिर वो इस ब्लू कलर के ट्रैक से जाएगा, और सबसे लास्ट में वो ग्रीन कलर के ट्रैक पे आएगा। तो बेसिकली इस ऑरेंज ट्रैक से ग्रीन ट्रैक में जाने का जो टाइम लगता है उसे ही हम कहेंगे क्या, उसे ही हम कहेंगे सीक टाइम। उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे सीक टाइम, ठीक है। मतलब इस ट्रैक से किसी भी डिज़ायर्ड ट्रैक में, मेरा जो डिज़ायर्ड ट्रैक था वो था ग्रीन ट्रैक, तो ऑरेंज ट्रैक से ग्रीन ट्रैक तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसे ही हम बोलेंगे सीक टाइम, ठीक है। चलो, तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, ठीक है, सीक टाइम ही सबसे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो सीक टाइम जितना कम होगा आयो का ऑपरेशन उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा सीक टाइम ही होता है। तो सीक टाइम जितना कम होगा हम उतनी जल्दी आयो ऑपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सीक टाइम में और कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीक टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसको थोड़ा डेप्थ में चलेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ। तो सीक टाइम में और 3 चीज़ें होती है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। सीक टाइम में हमारी और 3 चीज़ें होती है। तो क्या है वो 3 चीज़ें। एक होता है आपका फुल स्ट्रोक, ठीक है, फुल स्ट्रोक। फिर नेक्स्ट जो होता है आपका एवरेज, और तीसरा होता है आपका ट्रैक टू ट्रैक। ये 3 चीज़ें आपकी होती है। एक फुल स्ट्रोक है, एक एवरेज है, और एक ट्रैक टू ट्रैक है, ठीक है। तो अब इनको देखेंगे, फुल स्ट्रोक क्या है, ठीक है, और ट्रैक टू ट्रैक क्या है, और एवरेज क्या है। तो चलो देखते हैं फुल स्ट्रोक क्या है। ओके, चलो फुल स्ट्रोक पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर ड्राइंग से समझेंगे। टाइम रिक्वायर्ड
टू मूव। तो अभी हम जो देखेंगे वो है आपका सीक टाइम, फुल स्ट्रोक। तो देखो फुल स्ट्रोक क्या होता है ड्राइंग से समझेंगे। ओके, फुल स्ट्रोक क्या होता है ड्राइंग से समझेंगे। मान लो हमारे पास एक डिस्क है, मतलब एक प्लेटर है। प्लेटर कुछ ऐसा दिखता है, नहीं ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं, कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। अरे एक सेकेंड, ठीक है। ऐसा मान लो एक प्लेटर है, अब इसके अंदर कुछ ट्रैक्स हैं, ठीक है। अब मान लो ये हमारा प्लेटर है, इसके अंदर ये जो ट्रैक है, मान लो ये एक ट्रैक है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे एक दूसरा ट्रैक है, ये वाला है। फिर मान लेते हैं एक तीसरा ट्रैक है जो आपका कुछ ऐसा दिखता है। फिर मान लेते हैं एक चौथा ट्रैक है, ठीक है, जो ऐसा दिखता है। और मान लेते हैं एक पांचवा ट्रैक है ऐसा, ठीक है। अब क्या है, अब फुल स्ट्रोक क्या है यार, देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, आर्म असेंबली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका रीड राइट हेड है, मान लेते हैं ये हमारा रीड राइट हेड है, राइट। तो अब यहाँ पे तो ये जो हमारा रीड राइट हेड है, तो इसको अगर हम आउटर मोस्ट ट्रैक पे मान लो बैठा दिए। अब इसको इस आउटर मोस्ट ट्रैक से लेके, आउटर मोस्ट ट्रैक जो ये वाला ट्रैक है, आउटर मोस्ट ट्रैक से लेकर इनर मोस्ट ट्रैक यानी कि इस ट्रैक में जाने तक जितना टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं फुल स्ट्रोक। इसका मतलब क्या है, टाइम टेकन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बढ़िया से, कोई टेंशन की बात नहीं है। टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम outermost track to innermost track, इसे हम क्या बोलते हैं, फुल स्ट्रोक, ठीक है। आउटर मोस्ट ट्रैक यानी इस ट्रैक से लेके इनर मोस्ट ट्रैक यानी इस ट्रैक तक जाने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोल देते हैं फुल स्ट्रोक। किसका जाने में, ये जो रीड राइट हेड है आपका, ये जो रीड राइट हेड है इसके जाने का टाइम। ओके चलो भाई, नेक्स्ट हम जो देखेंगे एवरेज स्ट्रोक। तो इसको मिटाओ और इसको भी मिटाओ, ड्राइंग यही रहेगी, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्ट्रोक, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, एवरेज स्ट्रोक हम किसे बोलते हैं, एवरेज स्ट्रोक किसे बोलते हैं, देखो एवरेज स्ट्रोक बेसिकली जो बेसिकली ये वो टाइम है, मान लो किसी भी एक ट्रैक से, मान लो रीड राइट हेड इन पांचों ट्रैकों में से किसी भी एक ट्रैक में, मान लो ये ऑरेंज ट्रैक में भी हो सकता है, ग्रीन ट्रैक में भी हो सकता है, ब्लू ट्रैक में भी हो सकता है, रेड में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो एक रैंडम ट्रैक से रीड राइट हेड को किसी दूसरे रैंडम ट्रैक में जाने का जो टाइम होगा उसे हम बोलेंगे एवरेज स्ट्रोक। जैसे मान लो ये अगर वो ग्रीन ट्रैक में है, मान लो अगर ये ग्रीन ट्रैक में है, तो ग्रीन ट्रैक से जो हमारा ये वाला जो ट्रैक है, जो ये वाला ट्रैक है, इस ट्रैक में जाने का जो टाइम होता है उसे हम एवरेज स्ट्रोक कह सकते हैं। या इस ग्रीन ट्रैक से लेके आपका ये जो रेड ट्रैक है उसमें जाने का टाइम हम एवरेज स्ट्रोक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी एक रैंडम ट्रैक से दूसरे रैंडम ट्रैक में रीड राइट हेड को मूव करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम एवरेज स्ट्रोक कहते हैं। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर रैंडम ट्रैक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, रैंडम ट्रैक। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं एवरेज स्ट्रोक, ठीक है। एक रैंडम ट्रैक से दूसरे रैंडम ट्रैक में जाने का जो टाइम होता है उसे हम एवरेज स्ट्रोक कहते हैं। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे ट्रैक टू ट्रैक, अब ये क्या है ये भी देखेंगे। तो
अच्छा, इसका जो एक फार्मूला होता है, एवरेज स्ट्रोक का जो एक फार्मूला है, क्योंकि देखो जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तब तो हमें इतना कुछ पता है, इतना कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स में हमें फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। तो एवरेज स्ट्रोक का जो फार्मूला है वो क्या होता है आपका, ये देखो एवरेज स्ट्रोक का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 1/3 इंटू फुल स्ट्रोक। ठीक है, 1/3 ऑफ फुल स्ट्रोक, मतलब फुल स्ट्रोक में जितना टाइम लगता है उसका 1/3। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे, यार क्या हुआ यार, अरे ऐसे ऐसे हम कर देते हैं। ठीक है, एवरेज स्ट्रोक क्या हो जाएगा तब, 1/3 ऑफ द फुल स्ट्रोक। ओके, 1/3 ऑफ द फुल स्ट्रोक, इसे हम बोलते हैं एवरेज स्ट्रोक। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे रोटेशनल लेटेंसी। लेकिन उसके पहले हम और एक जो है ट्रैक टू ट्रैक वो देख लेते हैं। ठीक है, ट्रैक टू ट्रैक भी देख लेंगे। तो चलो देख लेते हैं ट्रैक टू ट्रैक क्या है। देखो थोड़ा इसमें टाइम जा सकता है। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि यार ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। इतने बारीकी से आपको शायद ही कोई समझाएगा। ठीक है, ट्रैक टू ट्रैक, तो ट्रैक टू ट्रैक क्या होता है, एडजेसेंट ट्रैक्स में रीड राइट हेड को जाने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं ट्रैक टू ट्रैक। मान लो कि अगर मेरा रीड राइट हेड इस ऑरेंज ट्रैक में है तो उसे इस ऑरेंज ट्रैक से ग्रीन ट्रैक में जाने का जो टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे ट्रैक टू ट्रैक टाइम। अगर मान लेते कि हमारा जो रीड राइट ट्रैक है वो ग्रीन ट्रैक में है तो उसे ग्रीन ट्रैक से ब्लू ट्रैक में जाने का जो टाइम है उसे हम बोलेंगे ट्रैक टू ट्रैक टाइम। अगर ब्लू ट्रैक में है तो ब्लू ट्रैक से रेड ट्रैक में जाने का जो टाइम है उसे हम बोलेंगे ट्रैक टू ट्रैक टाइम। सिमिलरली आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मान लो रेड ट्रैक में है तो रेड ट्रैक से उसको येलो ट्रैक में जाने का जो टाइम है उसे हम ट्रैक टू ट्रैक टाइम कहेंगे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में है कि एडजेसेंट ट्रैक में मूव करने का, रीड राइट हेड का एक ट्रैक से उसके एडजेसेंट ट्रैक में मूव करने का जो टाइम है उसे हम बोलते हैं ट्रैक टू ट्रैक टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, टाइम टेकन टू मूव between time taken to move between adjacent tracks। एडजेसेंट ट्रैक्स में जाने का जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम टेकन टू मूव बिटवीन एडजेसेंट ट्रैक्स, उसे हम बोलते हैं ट्रैक टू ट्रैक टाइम। कौन मूव करता है, हमारा जो रीड राइट हेड है सर वो मूव करता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, अब रोटेशनल लेटेंसी को हम समझेंगे। अब मैं इस ट्रैक को मिटाता हूँ, अब रोटेशनल लेटेंसी को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी, तो इसके लिए भी हमें एक ट्रैक तो बनाना ही होगा सर। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे एक ट्रैक बना देता हूँ। मान लो ये हमारा ट्रैक है, अब इसके अंदर मतलब ये मान लो हमारा प्लेटर है, अब इसके अंदर मैं ट्रैक्स बनाता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रैक बन गया, ये दूसरा ट्रैक बन गया, ये तीसरा ट्रैक बन गया। अब मान लो यहाँ पे ये आपका एक सेक्टर टाइप का कुछ है, नहीं इस कलर से करता हूँ। ठीक है, अरे यार एक सेकंड यार ब्रो। सो मान ले कि ये हमारा एक सेक्टर है। अब इस सेक्टर का अगर डाटा मुझे रीड करना है कि इस सेक्टर के अंदर क्या डेटा है, तो मुझे इस सेक्टर को घुमा के रीड राइट हेड के नीचे लाना होगा। ठीक है, मुझे इस सेक्टर को घुमा के रीड राइट हेड के नीचे लाना होगा। तो ये घुमा के रीड राइट हेड के नीचे लाने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोल देते हैं रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, टाइम टेकन by the sector to come under read write head is called rotational latency। तो मैं यहाँ पे इसको इस कलर से लिख देता हूँ, इस कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है,
तो बेसिकली किसी भी सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे आने में जितना टाइम लगेगा उसे ही हम बोल देते हैं रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, अब देखिए ये आपको शायद दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और एक आपका होता है एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। इसकी वैल्यू आपको, रोटेशनल लेटेंसी की वैल्यू आपको शायद दी हुई रहेगी, लेकिन अगर आपको एवरेज रोटेशनल लेटेंसी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी, RL से मैं डिनोट कर देता हूँ, समझ लेना। ओके, तो बेसिकली ये क्या होता है, हाफ इंटू टाइम फॉर फुल रोटेशन, फुल रोटेशन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एवरेज रोटेशनल लेटेंसी का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी एक फुल रोटेशन में, पूरा रोटेशन करने में जितना टाइम लगता है उसका आधा कर दोगे तो फिर आपको एवरेज रोटेशनल लेटेंसी मिल जाएगी। मतलब ये जो ट्रैक है इसको पूरा एकदम 360 डिग्री घूमने में जितना टाइम लगता है उसका आधा कर दोगे तो वो हो जाएगा एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब डेटा ट्रांसफ़र रेट, डेटा ट्रांसफ़र रेट हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो चलो डेटा ट्रांसफ़र रेट, डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र रेट, व्हाट इज़ दिस, डेटा ट्रांसफ़र रेट आपका क्या होता है। तो देखिए डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र रेट है कि रीड राइट हेड के अंदर से कितना अमाउंट ऑफ डाटा यूनिट टाइम में पास करता है उसे हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। मान लो रीड राइट हेड के अंदर से, अब मान लो डिस्क की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब डिस्क एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से, सेम स्पीड से घूम रही है। ठीक है, तो अगर सेम स्पीड से घूम रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम में इस रीड राइट हेड के अंदर से कितना अमाउंट ऑफ डेटा है, मान लो ये हमारा रीड राइट हेड के अंदर का हिस्सा है, रुक जाओ, इस कलर से नहीं दिखाऊंगा, मान लेते हैं ये वाला कलर में नहीं यूज़ किया, चलो। तो मान लो कि रीड राइट हेड के अंदर से एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रीड राइट हेड के नीचे से जितना अमाउंट ऑफ डेटा पास होता है, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ डेटा पास होता है उसे ही हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, तो रीड राइट हेड के नीचे से एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जितना अमाउंट ऑफ डेटा पास होएगा उसे ही हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, इसे हम डेटा ट्रांसफ़र रेट बोलेंगे। अब ट्रांसफ़र टाइम क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र टाइम ये भी हमें समझना पड़ेगा। ट्रांसफ़र टाइम तो वही अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब रीड राइट हेड के नीचे से ट्रांसफ़र करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसफ़र टाइम। बेसिकली रीड राइट हेड के नीचे से जितना अमाउंट ऑफ डाटा हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में भेज सकते हैं उस टाइम को हम कहते हैं ट्रांसफ़र टाइम। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब देखिए डेटा ट्रांसफ़र रेट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने सबसे पहले बताया, देखो ट्रांसफ़र कितना हो रहा है वो डिपेंड करता है कि ये डिस्क किस स्पीड से घूम रही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, रोटेशनल स्पीड। ठीक है, रोटेशनल स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया, ये अगर 15,000 RPM से घूमेगी तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जितना डेटा उसके रीड राइट हेड के नीचे से पास होएगा, अगर ये 7,000 RPM की स्पीड से घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि एट ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम उधर से कम डेटा जाएगा। तो जितना फास्ट घूमेगा उतना ज़्यादा डेटा एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रीड राइट हेड से जाएगा। तो रोटेशनल स्पीड तो बन गया। अच्छा, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ द ट्रैक, इस पे हम आएंगे थोड़ा देर बाद। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द ट्रैक, इसको मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, और नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड। अच्छा, चलो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंट्रोलर ओवरहेड क्या होता है। ठीक है, तो कंट्रोलर ओवरहेड क्या होता है। ठीक है, कंट्रोलर ओवरहेड,
कंट्रोलर ओवरहेड क्या होता है, चलो देखते हैं। कंट्रोलर ओवरहेड क्या होता है? जो ओवरहेड हमारा डिस्क कंट्रोलर से, ठीक है, जो डिस्क कंट्रोलर से हमारा जो ओवरहेड इम्पोज्ड होता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोलर ओवरहेड। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ओवरहेड इम्पोज्ड बाय डिस्क कंट्रोलर। ठीक है, तो डिस्क कंट्रोलर जितना ओवरहेड इम्पोज करता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोलर ओवरहेड। ठीक है, अब देखिए डिस्क कंट्रोलर क्या है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली डिस्क कंट्रोलर एक डिवाइस है जो इस डिस्क को मैनेज करता है, कितना फास्ट घूमेगा, कितना डेटा एट ए टाइम भेजेगा, ठीक है, ये वो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका उस डिस्क कंट्रोलर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है आपका क्यूइंग डिले। ठीक है, तो बेसिकली डिस्क कंट्रोलर जितना ओवरहेड इम्पोज करता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोलर ओवरहेड। ये डिस्क कंट्रोलर डिस्क का मैनेजर है, ठीक है, मैनेज करता है बेसिकली। अच्छा, कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्यूइंग डिले। ठीक है, क्यूइंग डिले ये क्या होता है बेसिकली, चलो देख लेते हैं। तो क्यूइंग डिले क्या है? क्यूइंग डिले बेसिकली डिस्क, ठीक है, जो अब ये डिस्क को अगर फ्री होने के लिए, अब देखो डिस्क ना क्या है कि डिस्क एकदम जल्दी जल्दी फ्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एकदम ऐसे फटाक से फ्री नहीं हो सकता है। उसको अगर फ्री होना है तो उसे कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा, कुछ देर तक उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जितना देर तक डिस्क इंतज़ार करता है फ्री होने के लिए उसे हम बोलते हैं क्यूइंग डिले। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम स्पेंट बाय डिस्क टू बी फ्री इज कॉल्ड क्यूइंग डिले। तो डिस्क को फ्री होने के लिए जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्यूइंग डिले। शायद क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है कि सर क्या चीज़ समझना पड़ेगा कि इस ट्रैक में इस डिस्क के अंदर, ये जो आपका डिस्क है, इस डिस्क के अंदर आपके जितने भी ट्रैक्स हैं सबकी स्टोरेज कैपेसिटी सेम होगी। ठीक है, सबकी स्टोरेज कैपेसिटी सेम होगी। इसका मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर इस ट्रैक की स्टोरेज कैपेसिटी 4 MB है तो इसके अंदर वाले ट्रैक की भी स्टोरेज कैपेसिटी 4 MB होगी, फिर इसके इनर ट्रैक की भी स्टोरेज कैपेसिटी 4 MB होगी, और जो सबसे इनर मोस्ट ट्रैक है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी आपकी 4 मेगाबाइट्स ही होगी। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, सेम टू सेम रहेगा भैया। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, अब एक चीज़ आपको ध्यान में देखना पड़ेगा, स्टोरेज डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, स्टोरेज डेंसिटी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला था, लेकिन उस टाइम नहीं बताया था, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ स्टोरेज डेंसिटी क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूलेज़ को रिवीजन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको एक बार में पंच करके रैप अप कर देंगे सेशन को। ठीक है, फिर अगले दिन हम इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो बोल रहे थे स्टोरेज डेंसिटी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सारे ट्रैक्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सेम होगी। ठीक है, अच्छा, वो बात तो गई। अब नेक्स्ट क्या आता है, स्टोरेज डेंसिटी। आप ऐसे एकदम सोते सोते आराम से लेक्चर को सुनो यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से रिलैक्स करते हुए सुनो, कॉफ़ी पीते चाय पीते हुए, जो भी करना है आराम से करो। ठीक है, तो देखो स्टोरेज डेंसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ ट्रैक्स बना लेते हैं। ठीक है, बनाएंगे, पिक्चर से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। मान लो ये इनर मोस्ट ट्रैक है। ठीक है, फिर मान लो इनर मोस्ट नहीं, ये इनर ट्रैक है, ये उससे भी इनर ट्रैक है। अच्छा, अब ये मान लेते हैं सर ये और एक इनर ट्रैक है
और ये मान लेते हैं ये उसका भी इनरमोस्ट ट्रैक है। कोई बात नहीं, एक ही कलर का ट्रैक हो गया यार, ऐसे तो नहीं होगा। एक सेकंड, ठीक है, हो गया। मान लो ये हमारा ट्रैक है। तो अब क्या है, अब इसको समझो। जैसे ही हम लोग सेंटर, मान लो ये जो है हमारा, ये हमारा है सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लो हम इधर से इधर गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से इस ट्रैक में गए। तो जैसे ही हम सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे, हमारी जो स्टोरेज डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाएंगे, हमारी स्टोरेज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बढ़ जाएगी नहीं, सॉरी, गलत मैं बोल दिया, बहुत गलत बोल दिया, घट जाएगी, ठीक है। तो हम लोग सेंटर से जितना बाहर जाएंगे उतनी आपकी स्टोरेज डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, जो आउटर मोस्ट ट्रैक है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट ट्रैक है उसकी स्टोरेज डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जो इनर मोस्ट ट्रैक है उसकी स्टोरेज डेंसिटी, नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं वापस गलत बोल रहा हूँ, बाहर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा। तो जो आउटर मोस्ट ट्रैक है उसकी स्टोरेज डेंसिटी मिनिमम होगी, और जो इनर मोस्ट ट्रैक है उसकी स्टोरेज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख दूँगा, ठीक है। जो इनर मोस्ट ट्रैक है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो आउटर मोस्ट ट्रैक है उसकी स्टोरेज डेंसिटी सबसे कम होगी, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई कि जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे स्टोरेज डेंसिटी घटती जाएगी। इसका मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट ट्रैक है उसकी स्टोरेज डेंसिटी सबसे कम होगी, और जो इनर मोस्ट ट्रैक है उसकी स्टोरेज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। अच्छा, तो यहाँ तक हमें स्टोरेज डेंसिटी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज देख लेंगे। बहुत ड्राइंग वगैरह मैंने बना दिया, अब हम लोग समझेंगे फॉर्मूलेज जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएंगे, ठीक है। तो एक मिनट, तो अब हम देखेंगे डिस्क एक्सेस टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो भाई, डिस्क एक्सेस टाइम देखते हैं। तो डिस्क एक्सेस टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, देखो, डिस्क एक्सेस टाइम मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। क्योंकि ये आउटपुट आईओ रिक्वेस्ट जो होते हैं, आईओ रिक्वेस्ट को सर्विस करते हैं, और इसीलिए डिस्क एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि आईओ रिक्वेस्ट को सर्विस करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो डिस्क एक्सेस टाइम अगर मुझे निकालना है तो मुझे सारे चीज़ों का समेशन करना पड़ेगा। किन का समेशन करेंगे, एक हो जाएगा सीक टाइम, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, रोटेशनल डिले, ठीक है, रोटेशनल डिले। फिर आपका क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसफ़र रेट, फिर कंट्रोलर ओवरहेड, और क्यूइंग डिले। ये सारी चीज़ों का समेशन कर दोगे तो आपको डिस्क एक्सेस टाइम मिल जाएगा। अब मैं मज़े की एक बात बताता हूँ तुम्हें, बहुत मज़ा आएगा। वो क्या है कि डिस्क एक्सेस टाइम DAT ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते थे, बताओ मुझे। एक होता था सीक टाइम, एक होता था सर रोटेशनल डिले, ठीक है, सॉरी रोटेशनल डिले, हाँ रोटेशनल डिले। फिर दूसरा होता था आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट, फिर होता था कंट्रोलर ओवरहेड, और फिर होता था क्या, क्यूइंग डिले। तो आपको करना क्या है, ये जितने भी फैक्टर्स पे आपका डिस्क एक्सेस टाइम डिपेंड करता है, उन सब का जो टाइम है उन सब का आप क्या कर दो, खाली एडिशन कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। यही है मज़े की बात, क्योंकि आपको ये पता है कि किन किन फैक्टर पे डिस्क एक्सेस टाइम आपका डिपेंड करता है, तो बस सबको उठाओ और सबको जोड़ दो, काम ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज डिस्क एक्सेस टाइम में क्या करें, एवरेज डिस्क एक्सेस टाइम में हम क्या करें, ठीक है। देखो, एवरेज डिस्क एक्सेस टाइम का भी मैं फॉर्मूला याद रखने का एक सरल तरीका सिखा देता हूँ। एवरेज डिस्क एक्सेस टाइम, अच्छा, तो अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एवरेज को छोड़ो, आप मुझे ये बताओ डिस्क एक्सेस टाइम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक होता है सीक टाइम, ठीक है, मैं थोड़ा इधर साइड करके लिखता हूँ।
सीक टाइम, ठीक है। फिर क्या होता है रोटेशनल डिले, फिर क्या होता है डेटा ट्रांसफ़र रेट, फिर क्या होता है आपका, फिर क्या होता है कंट्रोलर ओवरहेड, और लास्टली आपका क्यूइंग डिले। इन पर डिपेंड करता है सिर्फ डेटा एक्सेस टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम। और अगर एवरेज डिस्क एक्सेस टाइम निकालना है तो बस मुझे एवरेज सीक टाइम चाहिए होगा, AVG एवरेज सीक टाइम और एवरेज रोटेशनल डिले, बस ये 2 चीज़ें ज़रूरी होंगी। और डेटा ट्रांसफर रेट, कंट्रोलर ओवरहेड और क्यूइंग डिले ये तो है ही हमारे पास, तो बस इन सब का एडिशन कर दो, आपका काम ख़त्म, ठीक है। तो एवरेज डिस्क एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज रोटेशनल डिले प्लस डेटा ट्रांसफ़र रेट प्लस कंट्रोलर ओवरहेड प्लस क्यूइंग डिले। तो बस आपको ये याद रखना है कि पहले जो 2 फैक्टर्स थे उनका एवरेज चाहिए और बाकी का जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, एवरेज डिस्क एक्सेस टाइम ये हो गया। अब आपका सवाल आएगा सर एवरेज सीक टाइम हम कैसे निकालें। तो देखो यार, एवरेज सीक टाइम कैसे निकालोगे, तो सर एवरेज सीक टाइम जो है ये निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/3 इंटू टाइम फॉर 1 फुल स्ट्रोक, टाइम फॉर 1 फुल स्ट्रोक। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपका एवरेज सीक टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एवरेज सीक टाइम होता क्या है, एवरेज सीक टाइम आपका होता क्या है देखते हैं। बेसिकली एवरेज सीक टाइम को समझते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम खुद निकाल लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। तो देखो एवरेज सीक टाइम कैसे निकालेंगे, एक दूसरा फार्मूला दिखाता है, एकदम बढ़िया फार्मूला है। अब इसके लिए एक ड्राइंग समझना पड़ेगा, ठीक है। मान लो हमारे पास ऐसे कुछ ट्रैक्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक ये ट्रैक हुआ, फिर आपका मान लेते हैं ये ट्रैक हुआ, फिर मान लेते हैं यहाँ पे और एक छोटा सा ट्रैक हुआ ये वाला, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये ट्रैक्स हैं। तो बेसिकली ये जो अंदर का ट्रैक है वो है ट्रैक 1, ठीक है। मैं ऐसे एक लिख देता हूँ हमारे पास क्या क्या ट्रैक्स हैं, ठीक है। ये बहुत सेशन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग तो है। तो देखो सबसे इनर मोस्ट ट्रैक 1 है, फिर ट्रैक 2, ट्रैक 3 और ट्रैक 4 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब देखो एक चीज़, ट्रैक 1 से ट्रैक 1 में जाने का मान लेते हैं हमारा जो रीड राइट हेड है वो इनर मोस्ट ट्रैक में है, ठीक है। तो इनर मोस्ट ट्रैक से इनर मोस्ट ट्रैक में जाने का जो टाइम लगता है वो है 0, प्लस मान लेते हैं कि ट्रैक चेंज करने में हमें T टाइम लगते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 ट्रैक्स हैं, ठीक है। तो 4 ट्रैक्स को चेंज करने में हमारे कितने टाइम लगेंगे, 4 × T, ठीक है, 0 + 4 × T। और एवरेज सीक टाइम है तो बेसिकली मुझे ये बाई 2 कर देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4T/2, ठीक है। अब मान लेते हैं 4 को हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम लोग K-1 ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। 4 को हम K-1 ट्रीट कर देते हैं, तो 4 की जगह हम अगर K-1 बैठा देंगे तो K-1 × T/2 ये आ जाता है हमारा क्या, एवरेज सीक टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेसिकली ट्रैक 1 से ट्रैक 1 में जाने का जो टाइम है, ठीक है, उसका जो टाइम है, ठीक है, प्लस ट्रैक 1 से, ठीक है, ट्रैक 1 से आपका ट्रैक K-1 तक जाने का जो टाइम है वो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ट्रैक 1 से ट्रैक 1 मतलब सेम ट्रैक है तो उसमें जाने के लिए तो 0 ही टाइम लगेगा, 0 × T, प्लस मान लेते ट्रैक 1 से ट्रैक K-1 तक आपकी K-1 ट्रैक्स ही है, सो K-1 × T/2, सो टोटल हो जाएगा आपका K-1 × T/2। तो यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला निकल के आया, क्या है, K-1 × T/2, ये हो जाएगा आपका एवरेज सीक टाइम। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट और क्या एक तो था एवरेज सीक टाइम के साथ साथ एक था आपका एवरेज रोटेशनल डिले। सर मुझे वो भी तो निकालना है, एवरेज रोटेशनल डिले बोल दो या एवरेज रोटेशनल लेटेंसी बोल दो। तो उसका क्या फॉर्मूला था, देखो एवरेज रोटेशनल डिले, इसका जो फॉर्मूला था वो था 1/2 × टाइम फॉर 1 फुल रोटेशन, ठीक है, 1/2 × टाइम फॉर 1 फुल रोटेशन। फुल रोटेशन मतलब मान लो ये वाला ट्रैक है, अगर हम लोग मान लो इसको बेस पॉइंट मान लेते हैं,
ठीक है। तो पूरा 360 डिग्री घूम के, मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक तो पॉइंट है, तो इसको हम पूरा अगर 360 डिग्री घुमाएं तो वापस ये यहीं पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट से वापस घूम के आने में, वापस इसी पॉइंट तक वापस घूम के आने में जितना टाइम लगता है उसे ही हम बोलते हैं टाइम फॉर वन फुल रोटेशन, ठीक है। पूरा एक बार घूम के आने में जितना टाइम लगता है उसे ही हम बोलते हैं टाइम वन फुल रोटेशन। तो उसका आधा कर देंगे तो हमें एवरेज रोटेशनल लेटेंसी या एवरेज रोटेशनल डिले हमें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी हमें समझ में आ गया। तो ये तो एवरेज सीक टाइम मिल गया, फिर एवरेज रोटेशनल डिले भी मिल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है? अब देखो, एवरेज रोटेशनल डिले हो गया, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो निकालना है वो है आपका क्या? वो है आपका कैपेसिटी। तो देखिए, कैपेसिटी निकालते हैं, डिस्क की कैपेसिटी। तो कैसे निकालेंगे? देखो, कैपेसिटी सबसे इजी है, कैपेसिटी निकालना सबसे इजी है। टोटल आपके कितने सरफेसेस हैं, ठीक है, टोटल आपके कितने सरफेसेस हैं इनटू आपके हर एक सरफेस में कितने ट्रैक्स हैं, तो ट्रैक्स पर सरफेस, फिर आपके हर एक ट्रैक पे कितने सेक्टर्स हैं वो जानने पड़ेंगे, तो सेक्टर्स पर ट्रैक, एक ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं, इनटू एक सेक्टर में कितने बाइट्स हैं, ठीक है। तो बाइट्स पर सेक्टर सबसे इजी फार्मूला है यार, ये याद रखना, बस अंदर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। टोटल कितने सरफेसेस हैं इनटू हर एक सरफेस में कितने ट्रैक्स हैं, इनटू हर एक ट्रैक्स में कितने सेक्टर्स हैं, इनटू हर एक सेक्टर्स में कितने बाइट की जगह है। बस यही एकदम सीधा सा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटी पूरे इस डिस्क का, ठीक है। चलो, अब फॉर्मेटिंग ओवरहेड क्या होगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग ओवरहेड क्या होगा आइए देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग ओवरहेड, तो इनको आपको बस एक बार रिवाइज मारना है, ठीक है, रिवाइज मारते रहो क्योंकि ये फार्मूलाज भूल सकते हो आप, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग ओवरहेड को देखते हैं। फॉर्मेटिंग ओवरहेड, फॉर्मेटिंग ओवरहेड, इसका जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे निकालोगे। टोटल आपके जितने सेक्टर्स हैं वो चाहिए होंगी, ठीक है, सेक्टर्स इनटू ओवरहेड पर सेक्टर, ओवरहेड पर सेक्टर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके टोटल कितने सेक्टर्स हैं, चलो मान लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएंगे आपके 12 13 14 15 16 17 18 19, कुछ ऐसा आपका आ जाता है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं आप, मेरे पास इतने सारे सेक्टर्स हैं, मान लो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हाँ। तो मान लेते हैं टोटल कितने सेक्टर्स हैं, और हर एक सेक्टर की ओवरहेड हम मान लेते हैं, हर एक सेक्टर का जो ओवरहेड है वो 10 है। तो टोटल आपके सेक्टर्स कितने हैं, तो हम यहाँ से फॉर्मेटिंग ओवरहेड निकाल लेंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो देखो, टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो मान लेते हैं हमारे 24 सेक्टर्स है, और हर एक सेक्टर पे ओवरहेड कितना लगा है, 10। तो 24 इंटू 10 यानी ये फॉर्मेटिंग ओवरहेड हो जाएगी आपकी 240, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ निकालना होगा। तो आपको कितने सेक्टर्स हैं वो पहले सबसे पहले निकालने हैं, और आपको ओवरहेड पर सेक्टर दिया हुआ रहेगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग ओवरहेड हमने कर लिया, अब नेक्स्ट है फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस। फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस का मतलब क्या है, जितना डिस्क स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है, जितना डिस्क स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं वो हो जाता है हमारा फॉर्मेटिंग डिस्क स्पेस। तो
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड कितना है ये जानना पड़ेगा, उसके बिना हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस, फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस मतलब कितना डिस्क स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना डिस्क स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्क की कितनी स्पेस है वो, ठीक है, टोटल कैपेसिटी जितनी है वो, माइनस आपका फॉर्मेटिंग ओवरहेड कितना है वो, फॉर्मेटिंग ओवरहेड ये आपको निकालना है। तो टोटल स्पेस आप निकाल लो, फॉर्मेटिंग हेड कैसे निकालोगे, टोटल कितने सेक्टर्स हैं और हर एक सेक्टर पे ओवरहेड कितनी लगी है वो निकाल लो। तो टोटल स्पेस माइनस फॉर्मेटिंग ओवरहेड आप अगर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस आपको आराम से मिल जाएगा। अब रिकॉर्डिंग डेंसिटी या स्टोरेज डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्टोरेज डेंसिटी मतलब हर एक ट्रैक में स्टोर करने की डेंसिटी कितनी होती है, तो डेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है सर। सो स्टोरेज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, देखो स्टोरेज डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक ट्रैक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, एक ट्रैक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, एक ट्रैक की टोटल कैपेसिटी कितनी है डिवाइडेड बाय एक ट्रैक का सरकमफरेंस कितना है, सरकमफरेंस कितना है। तो हम कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक कैसे निकालेंगे, तो देखो कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं और सेक्टर्स के अंदर हर एक सेक्टर्स के अंदर कितने बिट्स हैं, तो ये यूज़ करेंगे सेक्टर्स इनटू, अच्छा मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कैसे हम निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक, ट्रैक में टोटल कितने सेक्टर्स हैं इनटू इनटू हर एक सेक्टर में कितनी बिट्स हैं, तो बिट्स पर सेक्टर ये हो जाएगा आपका कैपेसिटी डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस। अब ट्रैक तो एक सर्कल होता है तो इसका सरकमफरेंस कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पाई इंटू ट्रैक की रेडियस। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्टोरेज डेंसिटी निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, स्टोरेज डेंसिटी जो है, स्टोरेज डेंसिटी है ये सरकमफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जितना सरकमफरेंस ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी और जितना सरकमफरेंस कम होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम लोग जितना ट्रैक के इनर मोस्ट लेयर में जाते हैं उतनी डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि सरकमफरेंस छोटा हो जाता है, और जितना बाहर जाते हैं सरकमफरेंस बड़ा हो जाता है तो डेंसिटी घट जाती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आई गेस आपको नहीं हुआ होगा, ओके स्टोरी में। ओके सर, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है ट्रैक की कैपेसिटी, ठीक है, ट्रैक कैपेसिटी। तो सर ये वाला हम कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं ट्रैक कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, जो सरकमफरेंस है ट्रैक की वो पता होनी चाहिए और रिकॉर्डिंग डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए। तो देखो यार, रिकॉर्डिंग डेंसिटी तो मैंने पहले निकाल लिया था, ठीक है। तो ट्रैक कैपेसिटी निकालने के लिए क्या लगेगा, सरकमफरेंस इनटू स्टोरेज डेंसिटी एक ट्रैक का, ठीक है, एक ट्रैक का सरकमफरेंस और स्टोरेज डेंसिटी ये दो चीज़ें लगेंगी। तो यार ट्रैक की सरकमफरेंस कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर इस फॉर्मूले का यूज़ करके सरकमफरेंस निकाल देंगे इनटू स्टोरेज डेंसिटी। स्टोरेज डेंसिटी हम कैसे निकाले थे, एक ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, एक ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है डिवाइडेड बाई एक ट्रैक का सरकमफरेंस कितना है, ठीक है। ट्रैक कैपेसिटी क्या था आपका, रिकॉर्डिंग डेंसिटी था इनटू सरकमफरेंस, ये नहीं लगेगा, यही आपका फॉर्मूला है, सरकमफरेंस इनटू स्टोरेज डेंसिटी या रिकॉर्डिंग डेंसिटी आप जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो ये फार्मूलेज आप एक एक बार करके लिख लेना, ठीक है। मैं इसको छोटा करता हूँ, नहीं तो थोड़ी सी विपत्ति आ सकती है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट के अब दो फार्मूलेज हैं, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट थोड़ा सा आप याद रख लेना क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है।
लेकिन चिंता मत कीजिए, इसको समझ के कीजिएगा तो याद रहेगा, और बिना समझ के ऐसे ही याद रखने की कोशिश करेंगे तो कभी याद नहीं रहेगा। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए कि ट्रैक हमारे पास टोटल कितने हेड्स हैं, ठीक है, टोटल कितने रीड राइट हेड में टोटल कितने हेड्स हैं वो पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, एक पूरे रोटेशन में मैक्सिमम कितने बाइट्स हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, इनटू बाइट्स दैट कैन बी रेड इन वन रोटेशन। ये हमें याद रखनी पड़ेंगी, या ये हमें बता दी जाएगी शायद कि एक रोटेशन में हम एक कंप्लीट रोटेशन में फुल रोटेशन में टोटल कितनी बाइट्स हम रीड कर सकते हैं, और इनटू एक सेकंड में कितना रोटेशंस होता है। सो रोटेशंस पर सेकंड। तो सबसे पहले मुझे क्या तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला डेटा ट्रांसफ़र रेट का। तो चलिए मैं इसको एक बार आपके साथ आपको वापस से समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या है डेटा ट्रांसफ़र रेट का फॉर्मूला, हमारे पास जो रीड राइट हेड है उसमें टोटल कितने हेड्स हैं वो जानना पड़ेगा, फिर एक कंप्लीट रोटेशन में हम टोटल कितने बाइट्स को रीड कर सकते हैं वो जानना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई एक सेकंड में कितने रोटेशंस होते हैं वो भी जानने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम जान लेंगे तो हम डेटा ट्रांसफ़र रेट निकाल सकते हैं। सर इसका एक दूसरा फार्मूला है, क्या है सर फार्मूला, उसमें बस आपका यहाँ पे ये बाइट्स दैट कैन बी रीड इन वन रोटेशन ये नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी जगह पे एक ट्रैक की कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए ट्रैक, कैपेसिटी ऑफ ट्रैक, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन पर सेकंड। तो क्या हुआ इसको चलो समझते हैं, रीड आउट करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हेड्स हैं रीड राइट हेड में वो जाननी पड़ेगी, ट्रैक की कैपेसिटी कितनी होगी। सर ट्रैक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल कितने सेक्टर है और हर एक सेक्टर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ट्रैक की कैपेसिटी मिल जाएगी। तो हेड्स चाहिए होंगे कितने रीड राइट हेड है इनटू ट्रैक की कैपेसिटी चाहिए होगी, और एक सेकेंड में कितना बार घूमता है यानी कि रोटेशंस पर सेकेंड ये चाहिए होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो जाएगा ट्रैक्स पर सरफेस, एक सरफेस में आपके कितने ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सरफेस में आपके टोटल कितने ट्रैक्स हैं ये भी आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको यहाँ पे विजुअलाइज करो, मैं यहाँ पे एक कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे येलो कलर ले लिया। तो इसके लिए देखो येलो नहीं लेता हूँ, कोई दूसरा कलर, हाँ ये वाला रंग ले लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए होंगी ट्रैक्स पर सरफेस के लिए, ठीक है, ट्रैक्स पर सरफेस के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए होंगी। इसको हम विजुअलाइज करेंगे, ट्रैक्स पर सरफेस, एक सरफेस में कितने ट्रैक्स होंगी। तो इसके लिए पहले हमें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर रेडियस क्या है वो जानना पड़ेगा और जो इनर रेडियस क्या है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटर रेडियस और इनर रेडियस हमें जानना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, और इनर ट्रैक मतलब जो सबसे इनर जो ट्रैक है, इनर मोस्ट 2 ट्रैक्स यानी ये वाली ट्रैक और इसके अंदर वाली ये वाली ट्रैक, इन दोनों ट्रैक के बीच में कितनी गैप है ये भी जाननी पड़ेंगी। तो ट्रैक्स पर सरफेस का फॉर्मूला क्या है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है, डिवाइडेड बाय गैप बिटवीन इनर मोस्ट ट्रैक्स, ठीक है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, एक सरफेस में टोटल कितने ट्रैक्स होंगी, तो आउटर रेडियस कितना है माइनस इनर रेडियस कितना है डिवाइडेड बाय जो 2 इनर मोस्ट ट्रैक्स है उनके बीच में गैप कितना है, ठीक है। तो ये हमें जानना पड़ेगा। तो ये अगर हमें पता होगा तो हम आराम से ट्रैक्स पर सरफेस भी निकाल सकते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो कि हमें लर्न करनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं इसको मुंह से ही बता देता हूँ
तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जो हमारा इंटायर जो डिस्क का स्पेस है उसे हम पूरा जो जितना भी टोटल डिस्क स्पेस है उस पूरे डिस्क स्पेस को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हमें कुछ जगह छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि वो जो कुछ जगह जो हम छोड़ते हैं वो फॉर्मेटिंग में वेस्ट हो जाता है, इसीलिए हम पूरे डिस्क के जितना टोटल स्पेस है उसको यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है, अगर हमें रोटेशनल लेटेंसी दिया नहीं है, ठीक है, तो क्या करें, किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है, मैं दिखाऊंगा कि आपको रोटेशनल लेटेंसी नहीं दी हुई है, तो हम क्या करें, उस टाइम हमें एवरेज रोटेशनल लेटेंसी का यूज़ करना पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब वैसे उसी तरह से हमारा कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको सीक टाइम देखने को नहीं मिलेगा, तो वैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको एवरेज सीक टाइम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है। और एक बात आपको मैं रिकैप कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग इनर मोस्ट ट्रैक से आउटर मोस्ट ट्रैक की तरफ जाते हैं तो अब हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, हर एक ट्रैक की स्टोरेज कैपेसिटी सेम है। तो अलग क्या है, अलग है डेंसिटी, जो इनर मोस्ट ट्रैक है उसका सरकमफरेंस कम है इसीलिए डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो आउटर मोस्ट ट्रैक है उसका सरकमफरेंस बहुत ज़्यादा है इसीलिए डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो ये हो गए जितने भी सारे फॉर्मूलेज़ जो मुझे आपको सिखाने थे। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए, हैव ए नाइस डे।